नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पर चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि जो फीमेल हार्मोन कहा जाता है, जिसे यानी कि लेडीज का जो हार्मोन जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। इस हार्मोन की मदद से हम लोग देखते हैं कि जो स्किन जो रहती है लेडीज की, वो ज्यादा हम देखते हैं कि शाइनिंग रहती है, सॉफ्ट रहती है और फेयर ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू पुरुषों के द्वारा। साथ ही ये हार्मोन क्या करता है, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट करने का काम करता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हो गया। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि हेयर लॉस को ये कम कर देता है, मसल मास को डेवलप कर देता है, बोन की डेंसिटी बढ़ाने में ये हेल्प कर देता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में काफी ज्यादा ये हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। तो ये हार्मोन है जिसके बारे में समझने वाले हैं, वो है ईस्ट्रोजेन। ईस्ट्रोजेन जिसे हम लोग लेडीज का हार्मोन या फिर फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। तो ये किस तरीके से हम लोग बनता है, किस तरीके से हम लोग कहाँ बनता है, उसके हार्मोन क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे वो बनता है, कैसे उसके चेंजेस होते हैं, क्या क्या बॉडी में जो है वो चेंजेस लाता है, उसके बारे में हम लोग आज पूरा समझने वाले हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो ये जो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजेन है, ये ओवरी के अंदर बनता है। देखिए, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि ये इस तरीके से जो ये फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं और ये ओवरी, ये मैंने बताया था कि ये यहाँ पे ओवरी रहती है, फैलोपियन ट्यूब, ये यूटेरस रहता है, नीचे वजाइनल ट्रैक और फिर वजाइनल ओपनिंग, इस तरीके से रहता है। तो ये ओवरी रहती है, ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूटेरस। तो ये ओवरी के अंदर जो है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। किस तरीके से बनता है देखते हैं। ओवरीज के अंदर देखते हैं कि जो अलग अलग फोलाइकल्स रहते हैं, जो कि एक लड़की के अंदर ऑलरेडी रहते हैं। इस फोलाइकल किस तरीके से रहता है, ये आप देखते हैं कि जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, ये एग है जिसे हम लोग oocyte कहते हैं। oocyte के सराउंडिंग में एक लेयर रहती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल। तो ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर बनी हुई रहती है। तो ये जो oocyte यानी जो एग है, उसके ऊपर जो एक ग्रेनुलोसा सेल की जो एक लेयर बनी हुई रहती है, इन दोनों को मिला के एक बनता है फोलाइकल। ठीक है, तो ये फोलाइकल को अंदर जैसे देखते हैं कि जब एक लड़की 11-12 साल के आसपास जाती है, तो उसमें काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं। कई ज्यादा इस तरीके से हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो एक लड़की के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH। वो क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि दो तरह के हार्मोन रिलीज करो, LH और FSH। ये हार्मोन दोनों में रिलीज होते हैं, पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी, लेकिन इनका परसेंटेज वेरी करता है, इस हिसाब से उनमें बदलाव रहते हैं। तो FSH और LH क्या करते हैं, जैसे वो रिलीज होते हैं, तो ये जो फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम से आप समझ गए कि ये फोलाइकल को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है, वो क्या करता है, एक को डेवलप करता है, यानी और साथ ही साथ जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, उनकी साइज जो है वो बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये एक को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर देता है। और साथ ही हम देखते हैं कि जो सराउंडिंग में जो ये जो लेयर है, जो सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल, उसे बढ़ाता है, इस तरीके से बढ़ाना शुरू कर देता है। और ये एक रूपांतरण हो जाता है, इसका चेंजेस हो जाता है सेकेंडरी फोलाइकल में। सेकेंडरी फोलाइकल इसको बोलते हैं। ये जो सेकेंडरी फोलाइकल है, इसके सराउंडिंग में एक कनेक्टिव टिश्यू रहती है। इस तरीके से यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू रहती है, जो कि इसको कनेक्ट करके रखने में हेल्प कर देती है। इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम रहता है थीकल सेल। ये जो सराउंडिंग लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू की रहती है, वो एडवांस होके कुछ दो तरह की लेयर बन जाती है। मतलब थीकल सेल नाम रहता है उसका, लेकिन उसकी भी दो लेयर बनती है कुछ इस तरीके से। तो थीका एक्सटर्ना जो कि बाहर की तरफ रहती है, और दूसरी थी थीका इंटरना जो कि अंदर की तरफ रहती है। तो अब ये जो थीका है इंटरना और जो थीका लेयर है, वो इसको किस तरीके से सेपरेट करती है, पहले वो समझ लीजिए। तो ये जो थीका लेयर रहती है, थीका लेयर के बाद एक ब्लड वेजल्स आती हैं, ब्लड वेजल्स के बाद मेम्ब्रेन एक रहती है, एक मेम्ब्रेन के अंदर रहता है ये ग्रेनुलोसा। ठीक है, ये इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रहती है थीका सेल यहाँ पे। ठीक है, थीका सेल के यहाँ पे बाद में रहेगा ब्लड वेजल्स, फिर एक मेम्ब्रेन रहेगी। वो मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये थीका सेल को और ग्रेनुलोसा सेल को सेपरेट करने का काम ये मेम्ब्रेन का रहता है। ठीक है, क्यों ऐसा रहता है उसके बाद में भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स रहता है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि ये FSH वगैरह हो गया, यहाँ पे थीका सेल का डेवलपमेंट हो गया, तो थीका सेल को स्टिमुलेशन मिलता है LH की तरफ। यानी कि LH क्या करता है, यहाँ पे आता है थीका सेल के ऊपर जो LH रिसेप्टर्स रहते हैं, वहां पे बाइंड होके थीका सेल को स्टिमुलेट करते हैं। क्यों स्टिमुलेट करते हैं, ताकि वो ब्लड वेजल्स में से LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अपनी तरफ ले सके, और फिर जो कोलेस्ट्रॉल की मदद से, या फिर जैसे ये जो LDL है, इसके मदद से जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर सके। तो मैंने कल के जो टेस्टोस्टेरोन वीडियो में आपको बताया था
कि जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, कोलेस्ट्रॉल में से किस तरीके से एंड्रोजन हार्मोन बनता है, यानी कि पुरुषों के जो हार्मोन है वो किस तरीके से बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो रहता है ये एक रॉ मटेरियल रहता है एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने के लिए, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रीकर्सर्स बनाता है एंड्रोजन के। तो डीएचईए एंड्रोस्टेनिडियोइन एंड्रोस्टेनिडियोडाइल जो है वो बनाता है, साथ ही वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है और लास्टली वो एंड्रोजन हार्मोन बनाता है। तो एंड्रोजन हार्मोन पुरुषों में भी रहते हैं, स्त्रियों में भी रहते हैं, लेकिन परसेंटेज काफी वेरी करता है। एंड्रोजन हार्मोन पुरुषों में ज्यादा रहते हैं, इसलिए पुरुषार्थ का जो हार्मोन जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो कल के वीडियो में आप समझ सकते हैं। यही एंड्रोजन हार्मोन स्त्रियों में कम प्रमाण में रहते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ चेंजेस जो हैं वो करने रहते हैं और कुछ जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो बनाने के लिए एंड्रोजन हार्मोन लगता है स्त्रियों में। लेकिन यही अगर एंड्रोजन हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर ज्यादा हो जाते हैं लेडीज के अंदर, तो उनमें दाढ़ी आना, मूछें आना और इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब वो बांझपन जिसे हम लोग कहते हैं, वो माँ जो है वो नहीं बन पाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन हार्मोन जो है वो ज्यादा अगर बन जाता है उनके अंदर, तो ये वन ऑफ द रीजन है इनफर्टिलिटी का उनके अंदर। ठीक है, अब जैसे ही यहां से ये आया एंड्रोजन हार्मोन, क्या होता है, यहाँ पे बन गया एलएच आया, एलएच और ये एलडीएल दोनों ने मिलके यहाँ पे इस प्रक्रिया के द्वारा हम देखते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन बनाया। अब एंड्रोजन हार्मोन जो रहता है उसे E2 में कन्वर्ट होना है अपने फंक्शनिंग के लाने के लिए, जिसे ईस्ट्रोजन हम लोग कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होना है। तो वो क्या करता है, जो एंड्रोजन हार्मोन रहता है वो ब्लड वेसल्स और ये मेम्ब्रेन इसको डिफ्यूज करके जाता है ग्रेनुलोजा के अंदर, ग्रेनुलोजा सेल्स के जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पे एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है एरोमाटेज। ठीक है, तो ये एरोमाटेज की मदद से ये बन जाता है ईस्ट्रोजन में, मतलब एंड्रोजन हार्मोन ग्रेनुलोजा सेल में एरोमाटेज एंजाइम की मदद से ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ईस्ट्रोजन के 3 प्रकार रहते हैं, ये देखो ईस्ट्रोजन दिख रहा है, इसके E1, E2 और E3 रहता है। E1 जो रहता है वो रहता है ईस्ट्रोन। तो ईस्ट्रोन जो रहता है सबसे वीक ईस्ट्रोजन माना जाता है, इसका ज्यादा फंक्शन हमारे बॉडी में या फिर फीमेल की बॉडी में नहीं रहता है। ये बनता है उसके प्रीकर्सर से, यहाँ पे जो है एंड्रोस्टेनिडियोन जो है वहां से ये बनता है। दूसरा है E2, ये सबसे स्ट्रांग और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसे ईस्ट्रोजन जिसे हम लोग कहते हैं, ईस्ट्राडायोल का जो नाम जो दिया जाता है E2 को ईस्ट्राडायोल बोला जाता है, और इसी को ही कभी कभी ईस्ट्रोजन ही बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है और सबसे ज्यादा फंक्शनिंग यही करता है ईस्ट्रोजन के रूप में। और ये बनता है टेस्टोस्टेरॉन से, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन से एरोमाटेज के एंजाइम की मदद से ये बनेगा ईस्ट्रोजन, जिसे E2 हम लोग ईस्ट्राडायोल जिसे हम लोग कहते हैं वो बनेगा। और तीसरा है E3 यानी कि एस्ट्रियोल जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही वीक रहता है। ये इन दोनों के मेटाबॉलिज्म यानी कि E1 और E2 के मेटाबॉलिज्म के बाद वो बनता है, जिसका ज्यादा फंक्शन हमारे बॉडी में नहीं रहता है। ठीक है, अब ये जो E2 जैसे ही बन जाता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईस्ट्रोजन का जो एक पार्ट है E2 ईस्ट्राडायोल, यही जो है वो सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाता है फीमेल्स के अंदर। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, बोन्स जो प्यूबिक पेल्विस बोन जो है बनना, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना, हेयर लॉस को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है, वजाइनल ट्रैक को थिक करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है, ऐसे बहुत से काम करता है। अगर ये E2 ब्रेन की तरफ जाता है तो ये कॉग्निशन एबिलिटी उनकी बढ़ा देता है, मेमोरी बढ़ाने का काम कर देता है, साथ ही लिबिडो यानी कि सेक्स ड्राइव, सेक्स डिजायर, कामेच्छा या फिर सेक्स करने की जो इच्छा रहती है उसे कहा जाता है लिबिडो, ये वो बढ़ाने का काम E2 करता है। स्किन में अगर गया तो स्किन में फियोमेलानिन जो है वो उसे सीक्रेशन करने का काम करता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा गोरी और फेयर जिसे हम लोग कहते हैं वो देखने को मिलती है। और उन्हें ये जो फियोमेलानिन है ये काफी स्किन डिसीज से प्रिवेंट भी करता है। ठीक है, ब्रेस्ट में अगर जाएगा तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा, मसल में जाएगा तो मसल मास जो है मसल मास बढ़ाना शुरू कर देगा, बोन में जाएगा तो बोन की डेंसिटी बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो काम रहते हैं वो E2 के रहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही जो एग डेवलपमेंट होता है, जैसे कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो जब एग जो है वो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है तो उस समय में यहाँ पे इस फोलाइकल में जो सेकेंडरी फोलाइकल्स रहती है उसमें क्या प्रक्रिया होती है कि ये जो इसके अंदर जो एग रहता है, ये जो लेयर रहती है ग्रेनुलोजा के यहाँ पे एग रहता है, तो ये एग पूरे सभी लेयर्स को ब्रेक करके आगे फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब में तो वो चला गया, वो आगे की प्रक्रिया करेगा कि अगर स्पर्म डेवलपमेंट होता है तो फिर आगे जनरेशन बढ़ाने का काम, जैसे बच्चा डेवलपमेंट होगा, अगर नहीं तो फिर वो
जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जब ब्रेक होती है, मतलब ये रहा इस तरीके से सेकेंडरी फोलाइकल। ठीक है, इसके अंदर से एग है और ये अलग अलग जो ग्रेनुलोसा लेयर है, थीका सेल्स हैं, ब्लड वेजल्स और मेम्ब्रेन वगैरह, वो सब ये हो गई। ठीक है, और जैसे ही एग यहां से निकलता है तो ये यहां से फट जाता है, मतलब टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो इस ब्रेकेज जो फोलाइकल रहता है इसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या, इसके अंदर एग नहीं है, बाकी सब है, मतलब ग्रेनुलोसा सेल है, मेम्ब्रेन है, ब्लड वेजल्स है और थीका सेल्स है, तो ये सब इसके अंदर है, लेकिन एग नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइमेटिकली चेंजेस की वजह से, मतलब एक एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है कि अब वो जो एंजाइम है ईस्ट्रोजन, वो बना नहीं पाता है, उसका बनना रिडक्शन हो जाता है, वो बनना कम हो जाता है। और यहाँ पे एक एंजाइम की मदद से वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण जो है वो बनाना जो है वो शुरू कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन इस लेवल पे बढ़ जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा कि जो एंडोमेट्रियल वॉल जो रहती है वॉर्म के अंदर, यूटेरस के अंदर, उसे थिक करने का काम करता है कि इन केस अगर स्पर्म के साथ एग का अगर बाइंडिंग अगर होता है, अगर वो बच्चा बनने की प्रक्रिया अगर शुरू होती है, तो वहां पे वो बच्चे का जो नरिशमेंट रहेगा, जो फीटस रहेगा, फीटस का जो नरिशमेंट रहेगा वो वहां से रहेगी और वॉल को वो स्टिक करने में, वो जो एंडोमेट्रियम वॉल है, वो एंडोमेट्रियम जिसे कहा जाता है, वो उसे हेल्प करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एग के साथ ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है, सो एंडोमेट्रियम जो वो पूरा वो क्रैश होके, डैश होके वो वजाइनल ट्रैक के थ्रू मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा वो बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से हार्मोनल चेंजेस रहता है और उसमें E2 का, जैसे ईस्ट्रोजन हम लोग कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बेसिक चीजें काफी ज्यादा बता दिया। प्रोजेस्टेरॉन भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है, आप देख सकते हैं प्रेग्नेनोलोन के कन्वर्शन के बाद। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।